हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ऑनलाइन एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2। और देखते हैं अखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक, ये जो शिकार करने से लेकर फसल उगाने तक का जो प्रक्रिया है वो तब के मानव ने कैसे कंप्लीट प्रोसेस किया हुआ था। यानी शिकारी से कैसे वो एक अस्थाई बस्ती में रहने लगे, अस्थाई कृषि करने लगे। देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग अपने घर को छोड़ के शहर क्यों जाते हैं? कुछ लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग कमाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ बसने के लिए जाते हैं। यानी बहुत ऐसे कारण हैं या बहुत ऐसे कारक हैं जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि हाँ, ये आदमी इस काम के लिए गया था। जैसे कि स्टूडेंट है, अगर उसे गांव में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो वो शहर जाएगा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। एक व्यक्ति, वो अगर गांव में है, किसानी से उसका घर नहीं चल रहा है तो वो शहर जाएगा अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो सवाल है यहाँ पे, आरंभिक जो मानव है आरंभिक जो मानव है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखिए, इधर उधर घूमने के बहुत से कारण थे। उसमें पहला कारण तो ये था कि भोजन की तलाश। दूसरा कारण था, जानवरों के पीछे पीछे वो चले जाते थे उनका शिकार करने के लिए। तीसरा कारण था कि उपयुक्त मौसम, क्योंकि आज जैसे हमारे लिए अलग अलग मौसमों का जो महत्व है, तब के मानव के लिए भी था। जैसे हमें सर्दी के दिनों में ठंड लगती है तो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, गर्मी के दिनों में हमें गर्मी लगता है तो हम फ़ैन वगैरह चालू करते हैं, बरसात के दिनों में बचने के लिए हम रेनकोट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तब के मानव ने भी समय के ही हिसाब से, मौसम के जो है ना हिसाब से, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। चौथा कारण ये है कि जब सूखे का मौसम होता था तो उन्हें पानी पीने के लिए अलग अलग जो है ए, कामों के लिए, जैसे अगर सूखा पड़ गया तो भोजन की ही तलाश में, या जानवर अगर एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो उनके पीछे पीछे चले गए। अखेटक संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि उन आज हमें जैसे काम है कि पढ़ना है, कमाना है, उस टाइम के जो मानव थे उन्हें इतना जो है जिम्मेवारियों का बोझ नहीं था जितना आज के मानव का है। ऐसा करने के बहुत कारण है, मतलब ऐसे करने का जो है कई कारण है। पहला कारण है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। सबसे पहला कारण तो यह है कि वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे हमारे यहाँ चक्रीय फसल होता है, या हम लोग क्या करते हैं कि फसल को अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाते हैं। रबी में, खरीफ में अलग, खरीफ में हम लोग धान के साथ साथ मक्का वगैरह, खरीफ में गेहूँ, दलहन तिलहन वगैरह उपजाते हैं। लेकिन तब के मानव को तो उतना ज्ञान नहीं था, वे एक ही जगह पे बहुत से जानवरों का शिकार कर लेते थे, जो भी फल मूल मिले उसको तोड़ के खा लिया करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। यानी दूसरा कारण ये है कि ये लोग जानवरों का पीछा करते करते जो है उनके पीछे पीछे जाते थे। क्योंकि हिरन हो या कोई मवेशी हो, दूसरा भेड़ बकरी हो, वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो हो सकता है ये भी इनके पीछे पीछे चले गए उनका पीछा करते करते। तीसरा कारण ये है कि यह यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। अब देखिए, उसका पैटर्न हम आज समझ रहे हैं कि ये इस मौसम में रबी उगेगा, इस मौसम में खरीफ उगेगा। तब के जो मानव थे उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जगह पे रहते रहते उन्होंने एक पैटर्न को जो है डिकोड कर लिया कि ये फसल या ये फल मूल जो है ना इस मौसम में हो रहा है, ये फल मूल उस मौसम में हो रहा है।
तो उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार वे अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। एक और कारण ये है, तीसरा कारण, कि वे जो है मौसम के जो है ना उपयुक्त मौसम के अनुसार एक इलाका से दूसरे इलाका में जाते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। देखिए, हम सभी जानते हैं हमारे लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो पानी की तलाश में वो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और वहीं नहीं, जो जानवर होते हैं वो भी पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो हो सकता है वे जानवरों के पीछे पीछे जो है खुद भी चल दिए और वहाँ पे जानवरों का शिकार करते थे। झरनों तथा नदियों में ही पानी मिलता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो पानी है, आज जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम पंपी सेट वगैरह लगा के जो है धरती के अंदर से पानी निकालते हैं। लेकिन उस टाइम तो नहीं था। नदी और जो झील है, तालाब वगैरह जो है, उसके माध्यम से ही वे लोग पानी का यूज करते थे। वहाँ से ही पानी वो लोग इस्तेमाल करते थे। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। देखिए, बहुत ऐसे कारण हैं। जैसे हम अपने आसपास तालाब वगैरह देखते हैं, तो वो क्या होता है, मौसमी होता है। अगर पानी उसमें बरसात में या मानसून में पानी आया, बारिश हुई, तो उसमें पानी होता है, अन्यथा वो सूख जाते हैं। कुछ नदियाँ जो होते हैं बरसाती होती है, वर्षा होगी तो उसमें पानी होगा, अन्यथा वो सूख जाती हैं। तो अगर आसपास अगर हमें पंपी सेट वगैरह नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम भी जाते हैं पानी के लिए, कि हाँ हमें वहाँ पे पानी मिलेगा, हमें वहाँ पे पानी मिलेगा। चलिए, एक और सवाल आता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हमने कल पढ़ा था कि अतीत के बारे में कैसे जाने। आपको मैंने कल बताया था, पढ़ाया था कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में जानने का हमारे पास बहुत से स्रोत थे। पहला स्रोत क्या था, पांडुलिपि था। दूसरा था अभिलेख था। तीसरा क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य था। तो उसी तरह जो आरंभिक मानव जो है उसके बारे में जानकारी हमें बहुत से माध्यमों से मिलता है। जैसे तब तो लिखने का कोई प्रचलन नहीं था। तो उस टाइम में क्या करते थे, जो आदि मानव थे वो तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। तो जो पुरातत्वविद हैं उनको बहुत ऐसे वस्तुएं मिली है, बहुत ऐसे हथियार मिला है, जिसके माध्यम से हम ये बता पाते हैं कि जो तब के मानव हैं वे शिकार करते थे, वो आखेटक थे, वे एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो पत्थरों के औजार इस्तेमाल किए हैं, जिससे वो फल मूल काटते थे, किसी से वे जानवरों को मारते थे, किसी से वे जो है अपने लिए कपड़े सिलते थे। तो इतनी जो हथियार हैं पत्थरों के, इसके माध्यम से हम उनके बारे में बता सकते हैं। ये हथियार पुरापाषाण काल का है, ये हथियार जो है मध्य पाषाण का है, ये हथियार निम्न पाषाण का है, ये हथियार नवपाषाण काल का है। तो ऐसे जो है बहुत से हथियार मिले हैं जिसके माध्यम से हम आरंभिक मानव के बारे में बता सकते हैं। अब देखते हैं रहने की जगह। देखिए, यहाँ पे जो रेड कलर का गेरुआ कलर का जो ट्रायंगल है, वो पूरा पसानिक पूरा स्थल का दर्शाता है। यानी ये हमारा जो प्यारा भारत है उसका ये मैप है। और इस मैप में आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे जो है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर से, अलग अलग आकृतियों से बताया गया है कि ये जगह इस टाइम का है। यानी कुछ जगह है जो पूरा पाषाणिक है, कुछ नवपाषाणिक है, कुछ महापाषाणिक है, कुछ आरंभिक गांव है, कुछ आधुनिक नगर है। इसमें जो सबसे पहला है, जो गेरुआ कलर का पूरा पाषाणिक जो है स्थल है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। इसमें आप देखेंगे जैसे हुसुंगी, ये जो है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। भीमबेटका, ये भी जो है मध्य प्रदेश में है, और ये भी पूरा पाषाणिक स्थल है। और जो हुसंगी है कर्नाटक में पड़ता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे भीमबेटका हो गया, हुसुंगी हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे
कुरनूल की गुफाएं जो है ये भी जो है आपको पूरा पाषाणिक है। उसुंगी, कुरनूल, भीमबेटका ये है पूरा पाषाणिक। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नौ पाषाणिक। तो नौ पाषाणिक के लिए जो चित्र है वो कौन सा है, रेक्टेंगल का है या स्क्वायर आप बोल सकते हैं, ये स्क्वायर है। जैसे पय्यमपली, यहाँ पे पय्यमपली हो गया, हुनलूर हो गया या हुलूर, महागढ़ हो गया, महागढ़ यहाँ पे, कोल्डिहावा इसी के बगल में आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश के। फिर उसके बाद चिरांद हो गया, यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो ये दाओजली हेडिंग हो गया। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बुर्ज हुम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मेहरगढ़ हो गया। ये जितने स्थल हैं स्क्वायर वाले ये नौ पाषाणिक हैं, और ये जो ट्रायंगल वाले हैं ये पूरा पाषाणिक हैं। अब हम देखेंगे महापाषाणिक। महापाषाणिक जो है ये सर्किल में है। महापाषाणिक कहाँ कहाँ पे है, जो आदि चंद्रुल है, आदि चंद्रुल जो है यहाँ पे। उसके बाद आपको ब्रह्मगिरी जो है ये भी आपके महापाषाणिक हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे एक तो ये जो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है मुंबई, दूसरा कोलकाता। और आरंभिक गांव की बात करें तो आरंभिक गांव में ईमान गांव। तो ईमान गांव कहाँ पे है, आप यहाँ पे देखेंगे ईमान गांव ये रहा, ये जो है ईमान गांव का है। यानी जो हमारा मैप है इसमें आपको पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक और आधुनिक गांव और आरंभिक गांव है। इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा जो एरिया है, जो साक्ष्य मिले हैं, इन जगहों से साक्ष्य मिले हैं। जैसे ये पूरा पाषाणिक स्थल है, जैसे भीमबेटका हो गया, हुसंगी हो गया, कुरनूल हो गया। यहाँ से आपको जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो पूरा पाषाणिक है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल के हैं। और जितने भी ये रेक्टेंगल वाले हैं, माफ़ कीजिएगा स्क्वायर वाले हैं, ये आपके नौ पाषाणिक हो गया। जैसे पय्यमपली हो गया, मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, महागढ़ हो गया, कोल्डिहावा हो गया, चिरांद हो गया, हुल्लूर हो गया, ये जो है आपके महापाषाणिक हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं आरंभिक गांव और आरंभिक नगर, ये जो है आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ से जो है कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, किस किस जगह के जो है साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे आग की खोज। अब देखिए हम सभी जानते हैं जो कुरनूल है, कुरनूल के जो गुफा है वहाँ पे सबसे पहले जो है ना राख के अवशेष मिले हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुरनूल कहाँ पे है, कुरनूल कौन से एरिया का कौन से पूरा स्थल के हैं। तो जो ये कुरनूल है पूरा पाषाणिक का है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। कुरनूल जो है आपको जो सबसे पुराने हैं पूरा पाषाणिक स्थल कुरनूल, यहाँ से आपको राख के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। देखिए हम सभी जानते हैं जो कुरनूल की गुफा है एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। और यहाँ से जो है आग के साक्ष्य मिले हैं, यानी राख के अवशेष मिले हैं। और इससे जो है सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपको आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए हो, मांस भूनने के लिए उन्हें किया हो, जानवरों आदि को दूर भगाने के लिए किया हो, इन सभी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। अब हम बात करते हैं नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियाँ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पूरा पाषाणिक कैसे नाम पड़ा, महापाषाणिक कैसे नाम पड़ा, नवपाषाणिक कैसे नाम पड़ा। अभी आप मैप देखें वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि पूरा पाषाणिक क्या है। उससे पहले आपको बताते हैं पूरा स्थल क्या होता है। देखिए पूरा स्थल वह स्थान होता है जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी खुदाई के दौरान या कहीं ऐसे जगह या गुफा हो या कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ से आपको औजार, बर्तन और इमारती जैसे वस्तुएं के अवशेष मिले। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण
लोगों ने अपने काम करने के लिए किया था और बाद में वे उन्हीं वहीं पे छोड़ के चले गए, या ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर या कभी-कभी समुद्र और नदियों के जो है तल में भी ये पाए जाते हैं। पूरा स्थल ऐसा नहीं है कि हाँ ज़मीन पे है, ये आपको समुद्र के तल में भी पाए जाते हैं, या कभी ज़मीन के अंदर ही मिलेगा, कभी ज़मीन के ऊपर भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनको उनके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। यानी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, उसको पुरातत्वविदों ने काफ़ी बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण कहते हैं। आरंभिक काल को जो है पुरापाषाण कहते हैं। यह यानी दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यानी हम पहले ही जान चुके हैं कि उस टाइम में जो है पत्थरों का यूज सबसे ज़्यादा होता था। वे लोहे का या कांस्य का या तांबे का किसी भी चीज़ का वो इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्थरों का यूज़ किया था, इसलिए हम उसको पुरापाषाण काल कहते हैं। और उस टाइम के जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं वो पत्थरों के मिले हैं, इसलिए हम उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी उस टाइम पत्थरों के जो औजार थे उसके क्या महत्व थे उसके बारे में बताते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी पुरापाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसे काल को भी मैंने इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य, तीसरा उत्तर-पुषाण। यानी इसको भी 3 भागों में बाँट दिया है। आपको बताया कि पुरापाषाण में भी है, पुरापाषाण हो गया, मध्यपाषाण हो गया और उत्तर या निम्न पाषाण। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरापाषाण के हथियार जो थे, औजार थे, वो अलग थे। मध्यपाषाण में जो है अलग हथियार थे और निम्न पुरापाषाण में अलग थे। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में देखिए, जो भी हमारे मानव इतिहास के जो भी घटनाएँ हैं, वो आपको पुरापाषाण काल के अंदर ही मिलेगा। क्योंकि ये 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक ये पूरा प्रोसेस चला। ये जो काल है 12,000 साल पहले जाके ये खत्म हुआ है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण कहते हैं। देखिए, पर्यावरणीय बदलाव आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अस्थायी कृषि के तरफ, अस्थायी बस्ती के तरफ आदि मानव बढ़े। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हो गए उसको हम मेसोलिथ कहते हैं, यानी मध्य पुरापाषाण कहते हैं या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय जो है लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। यानी इसका जो समय है लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के जो औजार थे, इस काल के जो पाषाण औजार थे आमतौर पे बहुत छोटे थे। यानी पत्थरों के जो औजार थे इस काल के आमतौर पे बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। यहाँ पे थ छूट गया है, ये माइक्रोलिथ होगा। यानी जो पाषाण औजार थे मेसोलिथ के वो काफ़ी छोटे थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठ लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिले हैं। देखिए, यहाँ पे जो है, जो पहले उन्होंने डायरेक्टली पत्थरों को बनाया, ऐसे पकड़ के हाथों से उससे शिकार करते थे या ऐसे चला के मारते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, उन्होंने महसूस किया कि मुझे कुछ ऐसा ग्रिप बनाने के लिए चाहिए जिसके माध्यम से हम आसानी से उससे शिकार कर सकें या कोई वस्तु काट सकें। साथ-साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ माइक्रोलिथ के हथियार ही मिलते थे या माइक्रोलिथ या लघु पाषाण जो हथियार है, इस टाइम में मिलते थे। इस टाइम में आप देखेंगे साथ-साथ पुरापाषाण युग वाले भी औजार बनाए जाते थे। यानी आपको बड़े से भी मिलेंगे और छोटे से भी मिलेंगे। अगले युग की शुरुआत जो है, आपको लगभग 10,000 साल पहले होती है और इसे नवपाषाण युग कहते हैं। यानी जो अगला साल जो है स्टार्ट होता है, जो युग स्टार्ट होता है अगला,
वो 10,000 साल पहले से होता है और इसलिए इसे नवपाषाण युग कहते हैं। अब हम देखते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु जो है काफ़ी प्रभाव डाला जो आदि मानव है उनके जीवन पे। जैसा कि हमने देखा कि जो माइक्रोलिथ था या मध्य पाषाण युग था, उसी टाइम से जो है जलवायु परिवर्तन स्टार्ट हो गया। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। यानी लगभग आज से 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जब गर्मी बढ़ी तो वहाँ पे घास के मैदान बढ़ने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगे, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी हम सभी जानते हैं ये जो है हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी ये क्या है शाकाहारी होते हैं और ये घास वगैरह जो है खाते थे। तो इनकी संख्या क्या है बढ़ने लगी और ये घास खाकर ही जिंदा रह सकते थे। जो इन लोगों जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब देखिए, जब एक आदमी एक जगह पे ज़्यादा समय तक रहेगा या किसी के संपर्क में आएगा तो उससे वो धीरे धीरे वाकिफ होने लगेगा कि हाँ ये आदमी, या आप एक जगह पे रह रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी घटनाएं कब हुई या यहाँ पे क्या क्या होता है। तो जो मानव थे उनके पीछे पीछे आए तो उन्होंने उनके जो खाने पीने की आदतें थे, उनके जो प्रजनन का समय था, उन सभी की जानकारी उन्हें धीरे धीरे हासिल होने लगी। क्योंकि कहाँ लगभग 20 लाख साल पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जाके हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया और महसूस किया और उसके पैटर्न को जो है ना, जानकारी जो उससे रिलेटेड थी उसको हासिल करने लगे। हो सकता है तब तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा कोई हमें साक्ष्य अभी नहीं मिला है जिसके माध्यम से हम ये बोल सके कि हाँ ऐसा ही होगा। हो सकता है उन्होंने पालने की सोची हो या हो सकता है उन्होंने उनके माइंड में क्या चल रहा हो, लेकिन जो इतिहासकार हैं उस उनका मानना है कि उन्होंने इनको पकड़ के अपने ज़रूरत के हिसाब से पालने की सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी जैसे-जैसे हम देखते हैं कि आज साइंस आगे बढ़ रहा है, तो हम मार्स तक पहुंच गए हैं, आगे भी बढ़ेंगे। तो उस टाइम के लोग भी हैं, उन्होंने भी धीरे-धीरे अपने, अब एक ही चीज़ अगर आदमी खाने लगे, तो जानवर ही समाप्त हो जाएँगे। तो उन्होंने अलग-अलग तरकीब निकाला अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन के लिए, जिससे वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अब बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत जो है, कैसे हुई? इसके बारे में इतिहासकार अलग-अलग अपना थॉट देते हैं, अपनी विचार रखते हैं। देखिए, जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था, जब ये जलवायु परिवर्तन हो रहा था, इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यानी ये तो हम सभी जानते हैं कि जब तक वो प्राकृतिक रूप से नहीं उगे होंगे, मानवों के हाथ में कैसे आया होगा? शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है कि जो महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, इनको अपने भोजन के लिए बटोरना स्टार्ट कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और पककर कब तैयार होते हैं। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि ये उगते कहाँ पे हैं और ये कब पक के तैयार होते हैं। यहाँ पे कब होगा, क छूट गया है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। यानी हो सकता है अगर आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम के बाद आपको आ जाएगा वो। तो उन्होंने उस पैटर्न को सीखा। ये देखते देखते करते करते उन्होंने अनाज जो है खुद से पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। जब
आप एक ही टाइप के अगर कोई काम डेली करते हैं तो आप उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। इस तरह के लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख के जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। देखिए, जब कल हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो आरंभिक मानव थे, जब उन्हें कृषि का ज्ञान हो गया, जब उन्होंने अस्थाई कृषि करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें बहुत ऐसे पहलू थे जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जानवरों को क्यों पालतू बनाया होगा। पहला तो कारण ये था कि जब वे अस्थाई कृषि करने लगे तो उसके लिए अस्थाई बस्ती की ज़रूरत थी, और अस्थाई बस्ती भी वो ऐसे जगह पे बनाते होंगे जहाँ पे आसपास आदमखोर होंगे या ऐसे शाकाहारी जानवर होंगे जो उनके फसलों को नष्ट कर दें। तो उन्होंने कुछ ऐसे जानवरों को पालतू बनाया जो उन्हें आदमखोरों से, फसलों को और उनको जो है आराम से बचा सके। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वे कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी इतिहासकारों को जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि उन्होंने जो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। जो भेड़, बकरी, गाय, सुअर है, ये हम सभी जानते हैं, ये क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं और ज़्यादातर जो है घास खाते हैं। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह वे धीरे धीरे पशुपालक बन गए। अब देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई काम करें तो उसमें धीरे धीरे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, और जब वो अस्थाई कृषि करने लगे, अस्थाई बस्ती बनाया, तो पशुपालक भी हो गए जब पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, एक नई जीवन शैली का उन्होंने आरंभ किया। एक नई जीवन शैली का आरंभ क्यों किया? जैसे हम देखते हैं कि जब जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था? जलवायु परिवर्तन से पहले वे लोग जानवरों को मारते थे, फल-मूल खाते थे, उन्हें जो है किसी पौधों के नहीं उगाया था। यानी जब वो अस्थाई कृषि करने लगे तो एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ उसमें। उससे पहले हम देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं था। वे आखेटक थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे। जब उन्होंने फसल बोना स्टार्ट किया या कहीं पे उगना स्टार्ट किया और एक ही पैटर्न को बार-बार देखते थे, तो उन्हें कुछ महसूस हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा कि हाँ, ये कैसे हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझिए, आप किसी बीज को बोते हैं, तो उसको पकने में, तैयार होने में काफ़ी समय लगता है। यानी उसको विकसित होने में कुछ टाइम लग जाता है। एक चावल की खेती के लिए या धान की खेती के लिए आप सबसे पहले धान का बीज गिराते हैं, वो तैयार होता है, फिर उसे उखाड़ते हैं, फिर आप जाके उसको लगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें फसल आती है, फिर वो पकता है, फिर काटते हैं, फिर उसके बाद जो है आप उसका फसल लेके अपने घर आते हैं। यानी इसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। देखिए, अभी हम स्टोरेज रखते हैं कि हाँ, अगर धान अगर इस टाइम हो रहा है तो अगर साल भर बाद ही एक 1 ईयर का तो टाइम लग जाता है ना, फिर से धान का फसल बोने, काटने, पकने, ये सब में लग जाता है। तो हम एक जो है ना अनुमान लगा के चलते हैं, कुछ स्टोरेज रखते हैं उसके लिए। तो वे लोग भी क्या करते थे, भोजन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अनाज का बहुत ही संभाल के जो है उपयोग करते थे। वे अनाज का उपयोग किस किस रूप में करते थे? बीज के लिए भी करते थे, खाद्य के रूप में भी करते थे, उपहार के रूप में भी करते थे और भंडार के रूप में भी करते थे। वे भोजन का जो है अलग अलग उसमें काम करते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखिए, हम सभी जानते हैं बहुत ऐसे जानवर हैं जो दूध देते हैं, बहुत ऐसे हैं जो मांस भी देते हैं। तो इसको हम चलते फिरते इसलिए बोलते हैं कि अगर आप किसी जानवर को पालतू बनाते हैं तो
उसको लेके आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर दूसरे जगह गए तो वहाँ पे अगर दूध देने वाला है तो उससे आप दूध निकालते हैं, या भेड़ बकरी या जो भी है। अगर मीट देने वाला है तो उससे आप मीट, उसका मीट बना देते हैं, मुर्गा हो या मुर्गी हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर। तो इन्हें हम चलता फिरता खाद्य भंडार कह सकते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है और साथ उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है। यानी अगर हम उनकी देखभाल करें तो उनकी संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही उससे हमें दूध भी प्राप्त होगा जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। बात सही है। आज हम पशुपालन के माध्यम से दूध बेच के बहुत पैसे भी कमाते हैं। क्या? अब देखिए, बसने की प्रक्रिया जो है ना, इसको हम समझते हैं। बसने की प्रक्रिया क्या थी कि अस्थाई जीवन से पहले हम एक समझते हैं कि बसने की प्रक्रिया क्या थी। देखिए, बसने का जो प्रक्रिया था, लोग जब फसल उगाने लगे, फसल उगाया तो उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, हमें इसकी देखभाल करनी होगी, हमें बहुत से ऐसे काम करने होंगे जिसके बाद ही हम इस फसल से उपभोग कर सकते हैं। तो उन्होंने अस्थाई बस्ती बनाई। जब अस्थाई बस्ती बनाई तो उन्होंने क्या किया, उन्हें महसूस हुआ कि हमें अपने आप को और फसलों को जो है आदमखोर जानवरों से बचाना है। तो उन्होंने जानवरों को भी पालतू बनाया, और आप देखेंगे कि उन्होंने उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया जो आदमखोर नहीं थे, जिनके जो दांत हैं जो अपेक्षाकृत है छोटे थे, आदमखोर जानवरों की अपेक्षा जो है छोटे थे। इसलिए जो है ना, ये बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो जाहिर सी बात है ये अस्थाई जीवन की ओर उनका रुख होगा। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जो पुरातत्वविद हैं, उनको कुछ पुरास्थलों पे झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे वुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास भी कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। आज भी कश्मीर में बहुत ठंड पड़ता है, तो उस टाइम के लोग गर्त बना के रहते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली है। उन्हें कुछ ऐसे जगह मिले जहाँ पे वे आग जलाया करते थे, बाहर और भीतर। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या घर के बाहर जो है खाना पकाते होंगे। उनका मानना है कि या तो घर के अंदर या घर के बाहर मौसम के अकॉर्डिंग खाना बनता था। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई उपकरण जो है पूरा पसान कालीन है। इसमें से आपको बहुत ऐसे औजार मिलेंगे, वो क्या है, पूरा पसान कालीन है। इसलिए उन्हें नौपसान युग का माना गया है। इनमें से वे भी औजार हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पे पॉलिश चढ़ाई गई। यानी कुछ हथियार ऐसे हैं जिन पे धार बनाने के लिए काफ़ी उस पे पॉलिश चढ़ाई गई थी, इसलिए उन्हें नौपसान युग के जो है हथियार कहा गया है। अब चलिए एक निरीक्षण करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण है ये, मेहरगढ़ में। ये जन्म और मृत्यु से रिलेटेड है। देखिए, तब जो है आप देखेंगे कि आज भी ये मिथ है कि हाँ, जीवन के मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाता है, क्या होता है। तो तब के जो आदि मानव थे या तब के जो मनुष्य थे, वो भी, उनका भी यही मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन है। तभी आप देखेंगे उस टाइम जितने भी आपको क्या बोलते हैं उसको, अ, कब्र मिली है, वहाँ पे आपको इंसान के जो है कंकाल के साथ जानवरों के कंकाल, अ, फसलों के जैसे धान गेहूँ उसके साक्ष्य मिले हैं, बर्तन मिला है, काफ़ी अलग अलग वस्तुएं मिली है। देखिए, मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा था। हमने कल भी देखा था कि मेहरगढ़ में जो है जौ और गेहूं के जो है साक्ष्य मिले थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली है। इनमें से हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी हैं।
मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोर और अताघरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पे आपको चकोर और आयताकार जो घर है उसके अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम में आते होंगे। यानी कुछ ऐसे घर मिले हैं जिसमें 4 या 4 से अधिक कमरे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे वे लोग भंडार के काम के लिए यूज़ करते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के संगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। यानी आज भी जैसे हम देखते हैं ना कि हाँ, दाह संस्कार करते हैं, तो उस टाइम भी वो सम्मान जो है उनके प्रति जताते थे। और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। यानी उनका मानना है कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो ये सामान लेके जाएंगे वहाँ पे, तो उसका वो यूज करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो मध्य पाषाण युग है कब से कब तक था, 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया हम सभी जानते हैं, जलवायु परिवर्तन 12,000 साल पहले हुआ। नवपाषाण युग का जो आरंभ है कब हुआ, 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की जो बस्ती का आरंभ है लगभग 8,000 साल पहले, वहाँ पे बस्तियों का आरंभ हुआ। तो हमने देखा कि कैसे जो आदि मानव है उन्होंने आखेटक से जो है भोजन तक का सफ़र तय किया। इसमें बहुत ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने उनको प्रभावित किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।